हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और हम लोग लगातार कंटिन्यूसली क्लासेस लेते लेते लगभग हमारी 50 क्लासेस, आज ये हमारी क्लास रहने वाली है 49 नंबर की क्लास है, जिसके अंदर आज अपन बात करने वाले हैं साबुन और अपमार्जक के बारे में, सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप लोग जाकर के आराम से देख सकते हैं। नोट्स बनाइए और बहुत शानदार तरीके से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, साइंस की तरह ही आपके लिए मैथ्स भी अवेलेबल है, इंडियन ज्योग्राफी अवेलेबल है, राजस्थान ज्योग्राफी अवेलेबल है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अवेलेबल है और रीजनिंग की क्लासेस भी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। राजस्थान का प्रशासनिक एवं जो प्रशासनिक और आपका जो राजनीतिक ढांचा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस और साथ ही साथ थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट है। और अगर आप लोग हमारे नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर 7073153937 पर आप मैसेज कर सकते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा दी गई है। साथ ही साथ इस नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे तब भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब हमारे सीईटी के सिलेबस में अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले बायोलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट किया था, फिर फिजिक्स का पोर्शन यानी भौतिक विज्ञान कंप्लीट करी थी और अब अपन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना तीसरा जो टॉपिक है कार्बन और कार्बन के यौगिक, उसके अंदर साबुन और अपमार्जक लास्ट टॉपिक रहा है, उसके बाद में ये भी पूरा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं साबुन और अपमार्जक के अंदर साबुन के बारे में पहले कि आखिर ये साबुन होते क्या है। जो साबुन ये वही है जिससे आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, वही साबुनों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो आपके साबुन, अब ये मत सोचना सर नहाने वाले के लिए वो साबुन नहीं, वो नहीं, नहाने वाले वो साबुन नहीं। अरे कुछ लोग हैं ना कपड़े धोने के साबुन से भी नहा लेते हैं, तो मैं इसलिए बोला। तो वो जो साबुन है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए अब साबुन जो है वो होते क्या हैं, सबसे पहले आप वो लिखिए। तो साबुन उच्च यानी कि हाई, उच्च वसा, हाई फैट और एसिड, उच्च वसा अम्लों के सोडियम, कैसे सोडियम, ये याद रखिएगा, सोडियम लवण है। ठीक है, तो जो साबुन है वो साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। कैसे हैं? उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है आप स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, ये चीज़ आपके काम आ सकती है। तो आप स्टार लगा कर लिखिएगा दीर्घ श्रृंखला यानी कि लंबी श्रृंखला, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से कार्बन 18। ठीक है, मतलब कार्बन की संख्या कितनी, कार्बनों की संख्या 12 से लेकर के 18 कार्बन परमाणु वाले, परमाणु वाले वसा अम्लों वाले, वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक, ठीक है, जैसे कि स्टेरिक, आपका पामीटिक, आपका ओलिक अम्लों के, ओलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है,
सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो बेसिकली जो कार्बन मैंने लिखवाया साबुन के लिए कि साबुन जो है वो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। लेकिन कई बार क्या होता है आपको समझ में नहीं आता कि सर उच्च वसा अम्ल का मतलब क्या है, हाई फैटी एसिड्स का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है बेसिकली कि ऐसे आपके एसिड्स जिनके अंदर दीर्घ श्रृंखला हो यानी लंबी श्रृंखला हो, जो कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 के बीच में, भाई कार्बन 12 संख्या हो सकती है, कार्बनों की 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 18 तक हो सकती है, इतने कार्बन परमाणु वाले जो वसा अम्ल होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। तो उच्च वसा अम्ल का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या 12 से लेकर 18 के बीच में हो। इसके एग्जाम्पल है जैसे स्टेरिक, आपका पामीटिक एसिड है, आपका ओलिक अम्ल है। तो ये सब साबुन के एग्जाम्पल कहलाते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे, इसके अंदर आप लिखिए अपनी कॉपी में, आपका जैसे पामीटिक अम्ल की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, ठीक है, उसका सूत्र क्या है। तो पामीटिक अम्ल, तो पामीटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो है C15H31 COOH, ठीक है, कार्बन 15 हाइड्रोजन 31 और फिर COOH आपका ग्रुप आ जाएगा। इसका जो बनता है वो साबुन कैसा बनेगा, तो वो बनता है सोडियम पामीटेट। क्या बनता है, सोडियम पामीटेट। और सोडियम पामीटेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो वो यही होता है C15H31 COONA। क्लियर हुआ। तो ये है अपना क्या, पामीटिक अम्ल। क्लियर है बात। ऐसे ही दूसरा जो नाम लिखवाया था आपको, स्टेरिक अम्ल। कौन सा, स्टेरिक अम्ल। अब स्टेरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो इसमें कार्बन की संख्या होती है 17, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 35 और फिर आपका COOH, ठीक है। इससे क्या बनेगा, तो इससे जो साबुन बनेगा वो कहलाएगा आपका सोडियम स्टीएरेट। क्या कहलाएगा, सोडियम स्टीएरेट, ठीक है। और इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C17H35 COONA। इसी प्रकार से थर्ड नंबर पर स्टेरिक अम्ल के बाद आ जाएगा आपका ओलेइक अम्ल। कौन सा आ जाएगा, ओलेइक अम्ल। अब ओलेइक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा C17H35 COOH। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो ओलेइक अम्ल लिखिए C17H35 COOH। सॉरी एक सेकेंड, ये यहाँ पर 35 नहीं होकर के यहाँ होते हैं 33, यही अंतर है। स्टेरिक जो है आपका अम्ल उसके अंदर तो C17H35 COOH आएगा, यानी C कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 और COOH। जबकि ओलिक अम्ल में क्या होगा, कार्बन भी 17 ही होंगे लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 33 हो जाएगी और COOH तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इससे जो बनने वाला साबुन है आपका वो हो जाएगा आपका सोडियम ओलिएट। क्या बन जाएगा, सोडियम ओलिएट, ठीक है। सोडियम ओलिएट का मतलब है कार्बन 17 हाइड्रोजन 33 और COONA। क्लियर है बात, समझ में आ गई आपके। चलिए, तो ये था आपका क्या, साबुन का अभी इंट्रोडक्शन कि साबुन क्या है। तो साबुन उच्च वसा वाले अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अब उच्च वसा अम्ल का मतलब है जैसे कि आपका स्टेरिक है, पामीटिक है, ओलिक अम्ल है, ये सभी इनके सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है, जिनके अंदर कार्बन की संख्या 12 से लेकर 18 के बीच में होती है, ठीक है। चलिए, अब आप इन वसा अम्लों का क्या करेंगे सर, तो इन वसा अम्लों को लिखिए आगे
ये जो अपन ने वसा अम्ल देखे, इन वसा अम्लों को NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ गरम करके बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया बात आपको? तो साबुन जो है केवल स्टेरिक बना दिए, मतलब आपने जो है ओलिक अम्ल ले लिया और उसका सोडियम बना के सोडियम ओलिएट बना दिया, सोडियम पामीटेट बना दिया, सोडियम स्टेरेट बना दिया, वो साबुन बन गए? नहीं, उन वसा अम्लों को अब क्या करोगे आप? NaOH या KOH के साथ में जलीय विलयन बनाओगे और फिर उसको गर्म करोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। तो देखिए कैसे, तो भाई आपका केवल और केवल जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया एक CH2COOR, फिर बॉन्ड CHCOOR और फिर आपका CH2COOR। ठीक है, ये क्या है? तो ये है आपका उच्च वसीय अम्ल, यानी उच्च वसा वाला अम्ल है। तो उच्च वसीय अम्ल हो जाएगा ये आपका। और जब इस उच्च वसीय अम्ल को किसके साथ में, तो आपके 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? तो 3RCOONA, यानी ये तो बन गया आपका क्या? साबुन। सोडियम लवण बनते ही क्या बन जाता है? साबुन। और आपका CH2OH और आपका इसके साथ निकलेगा CH2OH। ये है आपका क्या? ग्लिसरॉल। क्या बनता है ये है आपका ग्लिसरॉल। समझ में आ गई बात? तो आपको साबुनीकरण प्रोसेस में क्या होता है, जो वसीय अम्ल लेते हैं अपन, उन वसा अम्लों को ऐसे डायरेक्ट कोई है ना सोडियम स्टेरेट आप मर्जी से नहीं बना सकते। उनको बनाने के लिए क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जलीय विलयन बनाया जाता है, यानी जल में घोला जाता है दोनों को, फिर घोल करके फिर उनको गर्म किया जाता है। और गर्म करके जो ये पूरा प्रोसेस है उसे अपन क्या कह रहे हैं? साबुनीकरण कह रहे हैं। और जब ये NaOH से होता है तो Na जो है उसके किसके साथ जुड़ जाता है दोस्तों? आपके अम्ल के साथ में जुड़ जाता है। और आपका जो है CH2OH, CHOH और CH2OH जो ग्रुप है वो पूरा बाहर आ जाता है, और जिसे अपन ग्लिसरॉल कहते हैं। तो आपसे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। क्लियर है आपके लिए? ये क्या था? अपना ग्लिसरॉल था। अगर अब इस प्रक्रिया के अंदर जो अपन को साबुन मिलता है, उस साबुन को क्या किया जाता है? सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं। जैसे ही इस अभिक्रिया के अंदर सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो वो जो साबुन है वो अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट। इस क्रिया में प्राप्त साबुन, इस क्रिया में प्राप्त साबुन NaCl मिलाने, सोडियम क्लोराइड मिलाने से अलग
हो जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिलाने से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट आप आगे लिखेंगे इसी के अंदर केवल उच्च यानी हाई वसीय अम्ल, हाई फैटी एसिड अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल आपका जो हाई फैटी एसिड है, जो हाई फैटी एसिड्स जो होते हैं अपने, उनके जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं ना, वो ही केवल साबुन की अंदर जो है जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी और अपनी मर्जी से ऐड कर दिया और उससे जो साबुन बनेगा वो विलय होगा, नहीं। केवल और केवल हाई फैटी एसिड से जो सोडियम और पोटेशियम लवण बन करके जो आपके सामने साबुन आ रहे हैं, उन साबुनों की ही जल में विलयता होती है या जल में विलय होते हैं। क्लियर है बात। और आपका जो ये पोटेशियम वाला साबुन बनेगा, पोटेशियम लवण का, तो आप लिखिए पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अधिक मृदु होते हैं। इन्हें सेविंग शैम्पू आदि बनाने में काम लेते हैं। ठीक है, आदि बनाने में काम लेते हैं। किसका, तो जो पोटेशियम के साबुन है वो बहुत अधिक मृदु होते हैं, और इनके मृदु होने के कारण, कोमल होने के कारण शेविंग शैम्पू ये सब बनाने में इनका उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और अगर आप पारदर्शी साबुन बनाना चाहते हैं, आप लोग जानते होंगे एक पारदर्शी साबुन आता है ना, नाम मैं नहीं ले रहा, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो जो आपने कई बार देखा होगा साबुन की ऐड आती है, उसके अंदर एक पारदर्शी साबुन भी दिखाया जाता है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, पियर्स या ऐसा कुछ है, जो पीले पीले कलर का थोड़ा सा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी होता है। और वो पारदर्शी किस वजह से होता है, तो उसके अंदर ग्लिसरीन का जो है प्रयोग किया जाता है, इस वजह से वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं साबुन के कुछ नोट पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ मैं, वो लिखेंगे कि ये साबुन के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें कि पहली इसकी जो विशेषता आती है, आप नोट पॉइंट करके लिखेंगे कि साबुन कोलाइडी अवस्था, किसमें, कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो साबुन जो है वो कोलाइडी अवस्था के अंदर रहते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कम आर्द्रता गुण होता है।
कम आर्द्रता गुण होता है। ठीक है, नंबर 3 आप लिखेंगे कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कच्चा पदार्थ जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इनकी अधिकता किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती। क्या नहीं करती है? प्रदूषण नहीं करती, क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो ये जो हमारे साबुन है वो कैसे होते हैं? कोलाइडी अवस्था में होते हैं, पहली चीज़। दूसरा, कण इनका जो है आर्द्रता गुण होता है, इसके अंदर कम आर्द्रता गुण होता है। और तीसरा पॉइंट, कच्चा पदार्थ जो होता है वो पेट्रोलियम जो अपन मिलता है ना, वहीं से ये प्राप्त किया जाता है। और इनकी अधिकता होने के कारण कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो थोड़ा सा सफाई प्रोसेस है उसको समझते हैं। तो साबुन जो है वो मृदु जल के अंदर सफाई का कार्य तो करते हैं। ठीक है, साबुन जो है वो मृदु जल के अंदर सफाई का काम करते हैं, परंतु कठोर जल में नहीं करते। पहले ये पॉइंट लिखो और इसी के साथ फिर मैं आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी भी देते चलूँगा कि कैसे ये, क्यों, आखिर। ठीक है, तो आप लिखिए कि साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है। ठीक है, साबुन जो है वो मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, परंतु कठोर जल में कार्य नहीं करता। ठीक है, तो साबुन जो है वो आपके क्या, मृदु जल के अंदर तो काम करता है लेकिन कठोर जल में नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो कठोर जल होते हैं उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप आगे लिखते चलेंगे, अब इसको याद भी रखना है। तो आप याद रखेंगे कि कठोर जल में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कौन से अणु किस में पाए जाते हैं, कौन से परमाणु किस में। तो कठोर जल में कौन से आयन पाए जाते हैं? तो कठोर जल में कैल्शियम +2 एवं मैग्नीशियम +2 आयन होते हैं। तो कठोर जल के अंदर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है वो होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जो कि साबुन के अणु के अंदर जो सोडियम लगा होता है उस सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब जैसे ही सोडियम प्रतिस्थापित हुआ, ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए भाई क्या कह रहा है ये, देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप इधर देखिएगा एग्जाम्पल, अपने पास में है सोडियम पामीटेट है C15H31COONA, और ये जैसे ही अपना अम्ल जो है कठोर जल में गया। अब कठोर जल के अंदर क्या होता है, आपके कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 ये 2 आयन उपस्थित होते हैं, और इन 2 आयन की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि ये इस सोडियम को बोलते हैं निकल इधर से,
और ये सोडियम को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ से सोडियम प्रतिस्थापित होगा तो क्या बनेगा, C15H31 COOCA या Mg। ठीक है, अब जो ये लवण बनेगा वो लवण लेकिन क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है। तो इन दोनों की अभिक्रिया से जो लवण मिलता है, ये लवण जल में अघुलनशील, क्या, जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जल के अंदर ये अघुलनशील होते हैं और उस वजह से अब जो वो जल में घुलते रही नहीं है, मतलब घुलनशील है ही नहीं, घुल ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, अघुलनशील है तो वो अवक्षेप के रूप में, पीपीटी के रूप में धीरे धीरे नीचे जमा हो जाएंगे। अब धीरे धीरे जब नीचे कचरा जमा हो रहा है तो साबुन में से जो है, आप जैसे साबुन कपड़े पे घिसा, उससे क्या यहाँ पर कोई प्रक्रिया हुई नहीं, क्या होगा, जितने भी अवशेष होते हैं वो तो कपड़े पे चिपक जाएंगे। यानी कि आप कपड़ा साफ करने का सोच रहे थे, उसकी जगह कपड़ा तो उल्टा और आप खराब कर दोगे। तो इसलिए सोडियम, ये जो अपने साबुन है वो मृदु जल के अंदर तो काम कर लेते हैं, लेकिन जो कठोर जल होते हैं उसके अंदर ये काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है आयन उपस्थित होते हैं। ये आयन क्या करते हैं कि साबुन के अंदर लगा हुआ सोडियम परमाणु जो है उसे प्रतिस्थापित करते हैं और ये अपने खुद के लवण बनाते हैं, यानी C15H31 COOCA या फिर Mg लगा देंगे। अब ये जो लवण बना, वो लवण से क्या होगा, वो लवण है अघुलनशील जल के अंदर, यानी जल में घुलने वाला नहीं है। लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा, जल तो चाहिए। तो अब ये जब अघुलनशील है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अवक्षेप के रूप में जब घुल नहीं रहा तो वो क्या होगा, साइड में इकट्ठा होता जाएगा, यानी जो आपके कपड़े थे उसमें वो इकट्ठा होता जाएगा कचरा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये था अपना साबुन का पूरा प्रोसेस और साबुन की पूरी डिटेल। साबुन कितने प्रकार के हैं, 3 मैंने आपको बता दिए हैं और आप सभी लोगों ने वो लिख भी लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना साबुन जो था टॉपिक वो यहाँ पर होता है समाप्त। अब अपने केवल क्या रहा है, अपमार्जक रहा है, जिसके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि ये जो साबुन और अपमार्जक में से बेटर कौन सा है और अपमार्जक की पूरी जो प्रोसेस है वो क्या है, मिसेल की संरचना क्या होती है, ये सब आपको जो है इस अगले वीडियो के अंदर बताया जाएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।